कहानी की शुरुआत होती है मैलरी नाम की एक प्रेग्नेंट लड़की से, जो अपने घर में शांति से एक पेंटिंग बना रही होती है। तभी उसकी बहन जेसिका घबराई हुई आती है और उसे टीवी पर चल रही एक खौफनाक न्यूज दिखाती है, जिसमें रशिया के अंदर एक रहस्यमयी बीमारी तेजी से फैल रही है, जो लोगों के दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है और उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। रिपोर्टर खौफ में बता रहा होता है कि ये कोई वायरस है या कोई शैतानी ताकत, किसी को नहीं पता। बस इतना साफ है कि लोग अचानक किसी अदृश्य चीज को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और ये बीमारी अब रशिया से निकलकर बाकी दुनिया को भी अपनी चपेट में ले रही है। मैलरी इस बात को ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए जेसिका के साथ अपने रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल चली जाती है, जहां डॉक्टर उसे खुशखबरी देती है कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही वो दोनों खुशी खुशी हॉस्पिटल से बाहर कदम रखती है, तभी मैलरी देखती है कि एक लड़की अजीब सी हालत में अपना सिर बार बार जोर जोर से सामने कांच के शीशे पर पटक रही है, जिसे देखकर मैलरी बुरी तरह घबरा जाती है और वो समझ जाती है कि रशिया का वो जानलेवा वायरस अब उनके शहर तक पहुंच चुका है। वो तुरंत जेसिका के साथ कार में बैठती है और इधर से जल्दी निकलने के लिए बोलती है। ये सुनकर जेसिका तेजी से गाड़ी भगाने लगती है, लेकिन उनके निकलने से पहले बाहर की सड़कों का नजारा किसी बुरे सपने जैसा हो गया, क्योंकि लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे होते हैं और गाड़ियां आपस में टकराने लगती है और हर तरफ मौत का तांडव मचने लगता है। इसी खौफनाक अफरा तफरी के बीच ड्राइव करते हुए जेसिका अचानक कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसकी आंखों का रंग ही बदल जाता है, जैसे किसी शैतानी ताकत ने उसके दिमाग पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया हो। वो कार की स्पीड को बढ़ा देती है और सामने से आने वाली गाड़ियों से खुद का एक्सीडेंट करवाने लगती है। मैलरी ये देखकर चीखने लगती है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जेसिका अब अपने होश में नहीं थी और तभी उनकी कार एक दूसरी गाड़ी से टकराकर बुरी तरह पलट जाती है। लेकिन किस्मत से दोनों इस क्रैश में बच जाती हैं और लड़खड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकल आती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैलरी कुछ समझ पाती या संभल पाती, उसकी ही आंखों के सामने जेसिका पूरी तरह से अपने होश खोकर एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने कूदकर अपनी दर्दनाक जान दे देती है। अपनी बहन की इस भयानक मौत को देखकर मैलरी अंदर तक टूट जाती है, लेकिन हालात इतने बदतर थे कि उसे जेसिका की लाश के पास रोने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि चारों तरफ लोग भाग रहे थे और उसी भीड़ में मैलरी भी अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध दौड़ने लगती है। तभी धक्का मुक्की में वो जमीन पर गिर पड़ती है और तभी एक औरत उसे उठाने के लिए आती है, लेकिन उस औरत की नजर भी किसी अदृश्य चीज पर पड़ जाती है और वो मैलरी को वहीं छोड़कर एक जलती हुई कार के अंदर बैठ जाती है और जिंदा जलकर राख हो जाती। मौत के इस नंगे नाच के बीच टॉम नाम का एक भला आदमी मैलरी की मदद करता है और वो उसे खींचकर पास के एक घर के अंदर ले जाता है, जहां पहले से ही मौत के खौफ से कांपते हुए कुछ अजनबी लोग पनाह लिए बैठे थे। घर के अंदर सभी के चेहरों पर साफ खौफ साफ झलक रहा था और जब वो लोग टीवी ऑन करते हैं तो न्यूज से पता चलता है कि बाहर कोई ऐसी चीज या राक्षस मौजूद है जिसे देखते ही इंसान खुद को खत्म कर लेता है। इसलिए बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर दिए जाएं और गलती से भी बाहर झांकने की कोशिश ना की जाए। वो लोग तुरंत घर की सभी खिड़कियों को बंद कर देते हैं और शीशों को मोटे पेपर से ढक देते हैं ताकि बाहर के उस खौफनाक मंजर की कोई भी परछाई अंदर ना आ सके। और इसी घुटन भरे माहौल में उनके 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बाहर की स्थिति सुधरने का नाम नहीं लेती। तभी अचानक घर के दरवाजे पर एक जोरदार नॉक होता है और बाहर से एक लड़की रो रो कर दरवाजा खोलने की मिन्नतें करने लगती है, जिसे सुनकर टॉम अंदर से दरवाजा खोलने के लिए जाने लगता है, लेकिन डगलस नाम का एक आदमी उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो लड़की इन्फेक्टेड ना हो। लेकिन मैलरी डगलस पर बंदूक तान देती है और टॉम उस लड़की को अंदर ले आता है, जिसका नाम ओलंपिया था और वो भी मैलरी की तरह प्रेग्नेंट थी, जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर किसी तरह यहाँ तक पहुंची है, क्योंकि उसका खाना खत्म हो चुका था। ओलंपिया की बात सुनकर घर के बाकी लोगों को भी अपनी भूख का एहसास होता है, क्योंकि वो भी पिछले 7 दिनों से उसी घर में बंद थे और उनका राशन खत्म होने की कगार पर था। इसलिए वो लोग तय करते हैं कि उन्हें राशन लेने के लिए पास के एक सुपरमार्केट तक जाना होगा, लेकिन बिना देखे बाहर निकलना सीधे मौत को दावत देना जैसा था। तब घर का मालिक एक तरकीब निकालता है कि घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से वो मॉनिटर्स पर बाहर का रास्ता देख सकते हैं और जैसे ही रास्ता साफ दिखेगा हम लोग मॉन्स्टर से बचकर मॉल के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि उसे लगा था कि शायद स्क्रीन पर उस शैतान को देखने से इंसान पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन फिर भी बाकी लोगों के मना करने के बावजूद वो खुद को एक कुर्सी से कसकर बंधवा लेता है और स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। लेकिन कुछ ही पलों में स्क्रीन पर हल्का सा हवा का एक झोंका सा नजर आता है और जैसे ही वो उसे देखता है उसकी आंखों का रंग
अचानक से बदल जाता है, जिसके बाद वो खौफनाक तरीके से चीखने लगता है। जब तक बाकी लोग दौड़कर उसके पास पहुंचते, वो अपना सिर टेबल पर जोर जोर से पटक कर अपनी जान ले चुका होता है, जिससे एक और भयानक सच सबके सामने आ जाता है कि उस शैतान को चाहे आप स्क्रीन पर देखो या आंखों के सामने, आपकी मौत निश्चित है। इस खौफनाक घटना के बाद वो लोग सारे मॉनिटर्स तोड़ देते हैं और सुपरमार्केट जाने का एक नया प्लान बनाते हैं, जिसमें टॉम तय करता है कि वो कार के शीशों को पूरी तरह से पेंट कर देंगे ताकि बाहर का कुछ भी नजर ना आए, और वो सिर्फ कार के जीपीएस के सहारे रास्ता तय करेंगे। 5 लोग अपनी जान हथेली पर रखकर उस अंधी कार में बैठते हैं और जीपीएस की इंस्ट्रक्शन सुनते हुए धीरे धीरे शहर की उन वीरान और लाशों से भरी हुई सड़कों पर आगे बढ़ते हैं, जहां बीच रास्ते में कार तेजी से वाइब्रेट करने लगती है और सेंसर्स बीप करने लगते हैं, जो इस बात का इशारा था कि उन खौफनाक शैतानों ने उनकी कार को चारों तरफ से घेर लिया है। तभी टॉम हार न मानते हुए गाड़ी को बिना रोके आगे बढ़ाता रहता है और किसी तरह वो लोग स्टोर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जहां आंखों पर पट्टी बांधे हुए वो अंदर घुसते हैं और तुरंत सारे दरवाजे बंद करके अपनी पट्टियां खोल देते हैं। स्टोर में ढेर सारा राशन और जरूरत का सामान देखकर उनकी जान में जान आती है और वो लोग जल्दी जल्दी सारा सामान इकट्ठा करने लगते हैं। इसी बीच मैलरी को पिंजरे में बंद 3 छोटे बर्ड्स मिलते हैं, जिन्हें वो अपने साथ रख लेती है। लेकिन तभी स्टोर का बंद दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगता है और बाहर खड़ा आदमी रोते हुए अंदर आने की भीख मांगने लगता है। लेकिन जब चार्ली उसके लिए दरवाजा खोलता है तो वो आदमी अजीब सी हरकतें करने लगता है और कहता है कि बाहर के वो मॉन्स्टर्स बहुत खूबसूरत हैं और तुम सबको उन्हें देखना चाहिए। ये सुनते ही उन लोगों का खून सूख जाता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये इंसान भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड है। और जब वो आदमी जबरदस्ती अंदर घुसने लगता है तो चार्ली अपनी जान की परवाह किए बिना उसे जोर से धक्का देकर स्टोर के बाहर धकेल देता है और खुद भी उसके साथ बाहर चला जाता है। चार्ली ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था और कुछ देर बाद भारी मन से बाकी लोग राशन लेकर वापस घर लौट आते हैं, जहां मैलरी ये नोटिस करती है कि जब भी वो खौफनाक शैतान आसपास होते हैं तो पिंजरे के वो बर्ड्स शोर मचाकर उन्हें खतरे का अलर्ट दे देते हैं, जो अब उनके लिए एक बड़ा सहारा बनने वाले थे। रात के अंधेरे में जब सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे होते हैं, तभी बाहर से दरवाजे पर फिर कोई दस्तक देता है और ओलंपिया बिना सोचे समझे चुपचाप एक अनजान आदमी को अंदर ले आती है, जिसे देखकर बाकी सब लोग भड़क जाते हैं और मैलरी बाहर से आए आदमी पर अपनी गन तान देती है। उस आदमी का नाम गैरी था और वो कांपते हुए बताता है कि कैसे कुछ साइको लोग उसके घर में घुस आए थे और उन्होंने उसके दोस्तों की आंखें जबरदस्ती खोल दी थी, जिससे उसके दोस्तों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। गैरी की बातों से एक नया और दिल दहला देने वाला सच सामने आता है कि जो लोग अपनी जिंदगी में पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी या मानसिक रूप से टूटे हुए होते हैं, उन पर उस शैतान का असर उन्हें मारने के लिए नहीं होता, बल्कि वो शैतान उन्हें अपने वश में करके अपना गुलाम बना लेता है, ताकि वो इंसान के रूप में बाकी बचे हुए नॉर्मल इंसानों की आंखें खुलवा सकें। ये सुनकर सभी लोग गैरी पर तरस खाकर उसे घर में रहने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन डगलस को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और वो गन निकालकर उसे बाहर निकालने की धमकी देता है। लेकिन तभी पीछे से शर्ला डगलस के सिर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देती है और सब लोग डगलस को दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं। अगली सुबह हालात अचानक से तब बेकाबू हो जाते हैं जब मैलरी और ओलंपिया दोनों को एक साथ लेबर पेन शुरू हो जाता है और टॉम और शर्ला उन्हें मदद के लिए ऊपर के कमरे में ले जाते हैं। लेकिन तभी नीचे अकेला बैठा गैरी अपनी असलियत दिखाने लगता है। गैरी असल में उसी शैतान का एक गुलाम था और वो अपने बैग से उन शैतानों की अजीबोगरीब तस्वीरें निकालकर टेबल पर सजाने लगता है और बर्ड्स के शोर मचाने पर वो उन्हें उठाकर फ्रिज में बंद कर देता है ताकि किसी को खतरे का अलर्ट न मिल सके। और डगलस कमरे से गैरी की ये हरकतें देखकर शोर मचाने लगता है। ये देखकर गैरी खिड़कियों पर लगे सारे पेपर्स को फाड़कर नीचे फेंक देता है और ऊपर ओलंपिया और मैलरी के कमरे में पहुंच जाता है, जहां दोनों ने अभी अभी अपने बच्चों को जन्म दिया था। और गैरी तेजी से ऊपर की खिड़कियों के कवर भी हटा देता है। इसे ओलंपिया की नजर बाहर चली जाती है और जैसे ही उसकी नजर बाहर जाती है, बच्ची को मैलरी के पास छोड़कर खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद गैरी शर्ला को पकड़कर उसकी आंखें जबरदस्ती खोल देता है, जिससे वो भी खुद को खत्म कर लेती है। और अब गैरी मैलरी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मैलरी ने खुद को और दोनों बच्चों के ऊपर चादर ओढ़ रखी थी, जिसकी वजह से वो अभी तक सुरक्षित थी। तभी डगलस गन लेकर आता है और बिना देखे गैरी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गैरी बड़ी चालाकी से उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है और एक कैंची से डगलस की बेरहमी से हत्या कर देता है। इसी बीच टॉम को होश आ जाता है और वो दौड़
दौड़कर शॉर्ट गन उठा लेता है और गैरी को वहीं मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद टॉम मैलरी और बच्चों को शांत कराता है। और अब इस खौफनाक घर में सिर्फ टॉम, मैलरी और वो 2 नवजात बच्चे ही जिंदा बचे थे। अब कहानी 5 साल आगे छलांग लगाती है, जहां मैलरी और टॉम अब एक रिलेशनशिप में हैं और दोनों बच्चे भी थोड़े बड़े हो चुके हैं, जिनमें से एक मैलरी का बेटा है और दूसरी ओलंपिया की बेटी, जिसे मैलरी ने अपने बच्चे की तरह पाला है। बाहर का खौफ आज भी वैसा ही है और वो साइको लोग अब भी नॉर्मल इंसानों का शिकार कर रहे हैं, लेकिन मैलरी ने बच्चों को इस अंधेरी जिंदगी में सरवाइव करने के सारे सख्त नियम सिखा दिए थे। तभी एक दिन रेडियो पर रिक नाम के एक आदमी की आवाज आती है, जो बताता है कि नदी के पार एक सुरक्षित कॉलोनी है, जहां खाने पीने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं और वहां पहुंचने के लिए उन्हें नदी के तेज बहाव का सहारा लेना होगा। टॉम इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता, लेकिन मैलरी को डर था कि कहीं ये भी उन साइको लोगों की कोई खौफनाक चाल ना हो जो उन्हें बाहर निकालकर मारना चाहते हों। पर टॉम उसे समझाता है कि इस घुटन भरी ब्लाइंड जिंदगी से निकलने का यही एक आखिरी रास्ता है। अगले दिन जब वो लोग सामान लेने बाहर निकलते हैं तो अचानक उन शैतानी गुलामों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है और टॉम अपनी जान की बाजी लगाकर मैलरी और बच्चों को पीछे के रास्ते से भागने का मौका देता है। टॉम उन्हें बातों में उलझाता है और गोलियां चलाकर 2 लोगों को मार देता है, लेकिन घायल होने की वजह से बिना देखे लड़ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो अपनी आंखों की पट्टी हटाकर बचे हुए साइको लोगों को खत्म कर देता है। पर तभी वो खौफनाक शैतान वहां पहुंच जाता है और टॉम खुद को शैतान के वश में जाने से पहले ही अपनी गन से खुद की जान ले लेता है, ताकि वो मैलरी के लिए कोई खतरा न बन सके। दूर से गोली की आवाज सुनकर मैलरी फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि टॉम ही उसका इकलौता सहारा था। लेकिन बच्चों की खातिर वो अपने आंसू पोंछती है और रेडियो पर बताए गए उस खौफनाक सफर को कंटिन्यूअस करती है। आगे जाकर वो दोनों बच्चों को कड़ी चेतावनी देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज सुनाई दे, अपनी आंखों की पट्टी गलती से भी मत हटाना, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। और इसके बाद वो उन्हें लेकर नदी के किनारे पहुंचती है, जहां एक छोटी सी बोट में बैठकर वो अपनी जिंदगी का सबसे भयानक सफर शुरू करते हैं। मैलरी पिंजरे में उन बर्ड्स को भी साथ रख लेती है और जैसे जैसे बोट नदी के बहाव के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन कई घंटों के सफर के बाद अचानक बर्ड्स शोर मचाने लगते हैं और तभी एक डरावनी आवाज मैलरी को बार बार पुकारने लगती है। उसी वक्त एक साइको आदमी उनकी बोट के पास आकर मैलरी पर हमला कर देता है और उसकी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए कहता है कि वो शैतान बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैलरी बहादुरी से लड़ते हुए एक हथियार से उसे वहीं पानी में मार गिराती है और अपना सफर जारी रखती है। 24 घंटे लगातार सफर करने के बाद वो लोग पूरी तरह से टूट चुके थे कि तभी उनकी बोट एक डूबे हुए ट्रक से बुरी तरह टकराती है और उनका सारा राशन और बेटा झटके से पानी में गिर जाते हैं और मैलरी चीखते हुए पानी में कूदती है और अपने बेटे को तो डूबने से बचा लेती है, लेकिन खाने पीने का सारा सामान नदी में बह जाता है, जिससे उनके सामने भूख से मरने का एक नया खतरा खड़ा हो जाता है। मजबूर होकर मैलरी बोट को किनारे लगाती है और बच्चों को बोट पर ही रहने की कसम देकर जंगल के एक वीरान घर में खाना ढूंढने निकल पड़ती है, जहां उसे कुछ राशन तो मिल जाता है, लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वो खौफनाक शैतान मैलरी के पीछे पड़ जाते हैं और मरे हुए इंसानों की आवाज में उसे पुकारने लगते हैं, जिससे मैलरी अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए भागने लगती है। और इधर गोलियों की भयानक आवाज सुनकर ओलंपिया की मासूम बेटी बोट से उतरकर मैलरी को ढूंढने जंगल में आ जाती है। बच्ची उस शैतान के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन मैलरी सही वक्त पर छलांग लगाकर उसे खींच लेती है और गुस्से में डांटते हुए दोनों को किसी तरह वापस बोट तक ले आती है। अब 42 घंटे बीत चुके थे और नदी में एक भयानक ढलान आने वाली थी, जहां पानी का बहाव डराने वाला था। मैलरी बच्चों को बोट कसकर पकड़ने को कहती है, लेकिन पानी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि एक जोरदार झटके के साथ उनकी बोट पलट जाती है और तीनों उस उफनती ठंडी नदी में बहने लगते हैं। मैलरी पानी में हाथ पैर मारते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने बेटे को पकड़ लेती है और तभी उसे किनारे से ओलंपिया की बेटी की चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो उसे भी सुरक्षित किनारे तक खींच लाती है। उनका सबसे मुश्किल और जानलेवा सफर अब खत्म हो चुका था और जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें बिल्कुल वैसी ही परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती है जैसी रेडियो पर रिक ने बताई थी, जिससे उनके अंदर जिंदा रहने की एक नई उम्मीद जाग उठती है और वो परिंदों की आवाज का पीछा करते हुए उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। लेकिन तभी खामोशी से वो खौफनाक शैतान भी उनके पीछे पीछे उसी जंगल में आ धमकता है। वो शैतान उन्हें अपनी आंखों से पट्टी हटाने के लिए बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन मैलरी बच्चों से कहती है कि आवाज पर ध्यान मत दो और आगे बढ़ते रहो।
आगे बढ़ते दौरान अचानक मैलरी नीचे गड्ढे में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि मैलरी कहाँ गई। वे लोग मैलरी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए वो शैतान मैलरी की आवाज में बच्चों से पट्टी उतारने को कहता है। नासमझ बच्चे शैतान को मैलरी समझकर अपनी आंखों से पट्टी उतारने लगते हैं, पर तभी सही समय पर मैलरी होश में आ जाती है और जोर से चिल्लाकर बच्चों को पट्टी उतारने से रोक लेती है और उनकी आवाज को फॉलो करते हुए बच्चों के पास आ जाती है, जिसके बाद मैलरी उन्हें लेकर बर्ड्स की आवाज सुनते हुए भागना शुरू करती है, क्योंकि इस बीच वो शैतान बिल्कुल उनके पीछे पड़ा हुआ था और हर एक संभव कोशिश करके इन लोगों को कॉलोनी में एंटर होने से रोकने की कोशिश कर रहा था। पर ये लोग शैतान को इग्नोर करके फाइनली उस जगह तक पहुंच जाते हैं और मैलरी जल्दी दरवाजा खोलने के लिए इन लोगों से रिक्वेस्ट करती है। वो लोग उन्हें अंदर ले आते हैं और सबसे पहले उनकी आंखें चेक करके कंफर्म किया जाता है कि वो इन्फेक्टेड हैं या नहीं। जब उन्हें पता चलता है कि ये तीनों इन्फेक्टेड नहीं हैं, तो वो लोग उन तीनों को कॉलोनी के अंदर ले आते हैं। मैलरी अपनी पट्टी हटाकर देखती है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है जहां ज्यादातर लोग देख नहीं सकते और इसलिए वो शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ मैलरी की मुलाकात रिक नाम के एक बंदे से होती है। ये असल में वही बंदा है जिसने रेडियो के जरिए मैलरी और टॉम को इस जगह का लोकेशन दिया था। यहाँ बहुत सारे बर्ड्स भी पाले जाते हैं ताकि खतरे की वार्निंग उन्हें मिलती रहे। इन मैलरी भी पिंजरे में बंद उन परिंदों को आजाद कर देती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगती तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें।